हुनर का तो ऐसा है कि जितनी देर पापा जी बोल रहे थे मेरे दिमाग में एक ही विचार आ रहा था, वो था बेसन का लड्डू। क्योंकि मुझे लग रही थी थोड़ी सी भूख, और जब भूख लग रही हो उस वक्त 40-45 मिनट बोलने की आपको कोशिश नहीं करनी चाहिए, नहीं तो या तो आप मूर्छित हो जाएंगे या आप दूसरे को बोर करेंगे। तो इसलिए अभी बहुत अच्छा रहा कि ये जो गैप मिला उसमें मैं नीचे गया और चुपके से एक बेसन का लड्डू खा के आया हूँ। तो मेरी मनस्थिति अभी बहुत अच्छी है। और तो मैं आपका सहपाठी हूँ इस रास्ते में, योग के रास्ते में कुछ सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। मेनली कि अपनी स्वयं की लिमिटेशंस क्या हैं, मेरे मन की क्या कमजोरियां हैं। तो मैं जो आपसे आज बात करूंगा वो अपने मन की कमजोरियों के बारे में बात करूंगा। और मेरा ऐसा विश्वास है, मेरी ऐसी होप है कि आपको उसमें कुछ झलक दिखेगी, थोड़ी सी, जो कि शायद आपके जीवन पे भी थोड़ा सा रिफ्लेक्शन डाले। तो हमारे शरीर में 12 ऑर्गन सिस्टम्स हैं। और यदि आप लोग वो कर लें अपना म्यूट तो बहुत अच्छा रहेगा, तो उसमें रिफ्लेक्शन नहीं आएगी। सब लोग म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो हमारे शरीर में 12 ऑर्गन सिस्टम्स हैं। तो नेचर ने जो ऑर्गन सिस्टम्स बनाए हैं, कुछ तो ऑर्गन सिस्टम्स ट्रेनेबल होते हैं कि आप उनको इम्प्रूव कर सकते हो, और कुछ ट्रेनेबल नहीं होते। तो जैसे हमारे शरीर में गाल ब्लैडर है, गाल ब्लैडर को आप ज्यादा ट्रेन नहीं कर सकते। आपने कभी कोई ऐसी लंबी वर्कशॉप नहीं की होगी कि अपने गाल ब्लैडर को कैसे स्ट्रांग बनाया जाए। पर ब्रेन और हार्ट दो शरीर के भाग हैं जो कि बहुत ट्रेनेबल हैं। और एक तो इसीलिए मेरा जो पर्सनल कैरियर फोकस है वो ब्रेन और हार्ट की ट्रेनिंग के लिए है ज्यादा से ज्यादा। और उस हिसाब से यदि देखें, हमारे शरीर के जितने भाग हैं उनमें न्यूट्रिशन आता है, ब्लड सप्लाई आती है और वेन से ड्रेन हो जाती है। पर तो हर एक शरीर में एक तरीका है उसकी वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने का। पर शरीर का एक भाग है जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट निकालने का नेचर ने कोई प्रावधान नहीं किया, और उसके कारण दुनिया में बहुत ही मुश्किलें हो रही हैं। और वो शरीर का भाग है हमारा मन। हमारे मन में विचार घुसते जाते हैं। सिर्फ वन वे ट्रैफिक है, मल्टी लेन वन वे ट्रैफिक, स्ट्रेट सारे विचार घुसते जाते हैं सवेरे से रात तक। दिन में बोलते हैं हम 50,000 विचार सोचते हैं, पर वो निकलते नहीं है। और जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं हमारे मन पे जो है बोझ इन विचारों का बढ़ता जाता है। और तो किस तरह के विचार फंसते हैं, तो बेसिकली हमारे मन में वो विचार फंसते हैं जो कि तो 4 तरह के एक्सपीरियंस होते हैं। यदि खाने से लूं तो जो हम खाना खाते हैं तो 4 तरह का हो सकता है: स्वादिष्ट और लाभकारी, स्वादिष्ट और जो हमें नुकसान दे, बेस्वाद और लाभकारी, और बेस्वाद और जो हमें नुकसान दे। तो स्वादिष्ट और लाभकारी है जैसे नट्स हुए, डार्क चॉकलेट हुई, आई डोंट नो माया दीदी हैं कि नहीं, उनके थेपले हुए, तो वो है स्वादिष्ट और लाभकारी। स्वादिष्ट और नुकसानदेह जो है खाना, वो जैसे बहुत सारी जलेबी खा ली, बहुत सारे गुलाब जामुन खा लिए, तो स्वादिष्ट और नुकसान देने वाला। तीसरा है जो बेस्वाद और लाभकारी, जैसे करेला हुआ। हालांकि मम्मी जी बहुत अच्छा करेला बनाती हैं नमक मसाला डाल के और तल के बढ़िया, पर या गिल की लौकी हुई जिसमें नमक ना डला हो, जो उनकी मंगलवार को बनती है, तो वो लाभकारी है पर बेस्वाद है। और चौथा है जो बेस्वाद है और नुकसान भी देने वाला है, जैसे कि कोई भी पॉइजन मान लें, उस तरीके से। तो हमारा मन जो है वो चाहता है कि हमें हर चीज स्वादिष्ट मिले। हमारा मन ये नहीं सोचता कि हर चीज लाभकारी हो, इसीलिए हम आइसक्रीम खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, वो सब खाते हैं।
तो हमें क्या करना है, अपने मन को ट्रेन करना है कि हम स्वादिष्ट की जगह लाभकारी चीजों की तरफ जाए। लाभकारी यदि स्वादिष्ट है तो बहुत ही अच्छा, पर लाभकारी बेस्वाद हो वो भी ठीक है। तो होता क्या है, क्योंकि हमारा मन जो है सर्वाइवल की तरफ फोकस्ड है, तो जैसे आप चाय छानते हो ना, चाय छानते हो तो चाय तो पूरी क्लियर निकल जाती है, पर छन्नी में क्या अटकता है, वो है चाय की पत्तियां, पुरानी पत्तियां। तो वैसे ही हमारा मन ये पुरानी पत्तियों को अटकाता जाता है जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं। और वो जब कुछ समय के बाद हमारे मन में काफी भर जाते हैं, तो हम उस स्टेट में आते हैं जिसको आजकल यहाँ पे बोलते हैं लैंग्विशिंग। लैंग्विशिंग का मतलब ये है कि हम क्राइसिस में नहीं है, पर हम उतने खुश और उतने एंगेज्ड और उतने इमर्स्ड और उतने जो है वैल्यू ड्रिवन उतने भी नहीं है जितने हम हो सकते हैं, जिसमें जो कभी बोलते हैं कि हैव आई रीच्ड माय हाईएस्ट पोटेंशियल। तो आजकल 60-70% लोग उस स्टेट में है जिसको लैंग्विशिंग बोलते हैं, कि बस जिंदगी चल रही है, टाइम पास हो रहा है, समय काट रहे हैं। तो ड्रिफ्ट वुड जैसे होती है ओशन में, लकड़ी को फेंक दो, लकड़ी के फट्टे को, तो वो ड्रिफ्ट करती जाती है। जेट स्की नहीं होती, जेट स्की होती है जो जो नौका होती है, वो अपने गंतव्य की तरफ जाती है एनर्जी के साथ। ड्रिफ्ट वुड धीरे धीरे ऐसे ऊपर नीचे होती रहती है। तो इस लैंग्विशिंग स्टेट से जो कि हुई है, क्योंकि हमारा मन में कोई भी एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है और हमारे मन में इतने विचार जो है एक्यूमुलेट हो गए, हम कैसे निकले? आई थिंक वो दैट द कंप्लीट पाथ जो है उसका, उसके 3 स्टेप्स हैं। तो पहला स्टेप उस पाथ का है ज्ञान, अवेयरनेस। तो अवेयरनेस है, अवेयरनेस मन की, अवेयरनेस दुनिया की। जब आपको ये पता लग जाता है कि इस दुनिया में 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं, और मैं कल ही बात कर रहा था किसी से जिनको लाइफ में काफी मुश्किलें हैं, कि हमारी जूम आउट करिए और ये देखिए कि हमारी गैलेक्सी में 200 बिलियन स्टार्स हैं, और हमारा एक प्लेनेट इतना छोटा सा है, और आपका पर्सनल लॉस उतना भी, उससे भी इतना छोटा सा है। तो आप जब जूम आउट करते हैं तो अपनी परेशानी बहुत छोटी दिखती है दुनिया के कॉन्टेक्स्ट में और समय के कॉन्टेक्स्ट में। तो ये है ज्ञान। ज्ञान वो जो कि, अब आप देखिए जैसे अर्जुन थे, अर्जुन के पास एकाग्रता थी, उनके पास मनस्थिति थी, पर उनके पास गीता के पहले ज्ञान नहीं था। अर्जुन गीता के पहले और अर्जुन गीता के बाद वो अलग अर्जुन थे, क्योंकि उनको उसमें ज्ञान मिल गया। तो जब उनको एकाग्रता और मनस्थिति के साथ ज्ञान मिल गया, तो वो अर्जुन बन गए जैसे वो अर्जुन थे। पर उसी समय आप ये देखें कि संजय और धृतराष्ट्र को भी वो ज्ञान मिला, पर वो नहीं बने अर्जुन जो अर्जुन बने, क्योंकि उनके पास एकाग्रता और मनस्थिति नहीं थी, विच इज, जो कि 3 चीजें हैं, ज्ञान, एकाग्रता और मनस्थिति। तो पहला तो ये है ज्ञान प्राप्त करना। और ज्ञान जो है सांख्य फिलॉसफी से अपनी शरीर के चक्रों के बारे में, शरीर के कोशों के बारे में, या मॉडर्न मेडिसिन में कोई भी सिस्टम हो, ज्ञान अर्जित करने की जो बेसिक पर्सपेक्टिव है कि वो आपको ज्ञान नहीं, जो ज्ञान मिलता है आपका जो एटीट्यूड है, जिसमें आप अपने प्याले को ऊपर रख देते हो और बोलते हो कि मैं हम्बल हूं, मेरा प्याला खाली है। जो अभी संध्या दीदी ने बोला कि मेरे हिसाब से भी दुनिया का सबसे अच्छा जॉब है स्टूडेंट का। कभी ग्रेजुएट मत होइए, क्योंकि कभी आपको कोई फायर कर ही नहीं सकता स्टूडेंट के जॉब से। तो मैं भी यही सोचता हूँ कि मेरा एक ही जॉब है दुनिया में, आई एम ए स्टूडेंट, और मेरे एक ही क्लाइंट है दुनिया के 1 बिलियन बच्चे। तो मुझे कोई फायर कभी कर ही नहीं सकता। तो बड़ा आसान है, उससे लाइफ इजी हो जाती है। तो जब आप अपने प्याले को खाली ऊपर रख देते हो, तो तब आपको उस मनस्थिति को, उस हम्बल मनस्थिति को ज्ञान, वहां पे आपको ज्ञान ले जाता है। और फिर स्पेसिफिक डिटेल्स बदलते जाते हैं। तो ज्ञान जो है 2 तरह के होते हैं जनरली, एक होता है कॉन्टेक्सचुअल, दूसरा होता है टाइमलेस।
तो कॉन्टेक्चुअल होता है जैसे कार कैसे चलानी, फ्रिज कैसे ऑपरेट करना, माइक्रोवेव कैसे फिक्स करना, ये समय के साथ बदलता जाता है। दूसरा होता है टाइमलेस। टाइमलेस विजडम होती है। टाइमलेस होता है कि टाइमलेस जो ज्ञान है वो हमें अपने मन और अपनी आत्मा के बारे में बताता है। तो जितना ज्यादा हो सके उस ज्ञान की तरफ जाएं। तो एनीवे, सो अभी तक हम कहाँ थे कि हमारा मन जो है, क्योंकि उसमें कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है, उसने बहुत कुछ एक्यूमुलेट किया हुआ है जिसको हमें क्लियर करना है। उस क्लियर करने के लिए पहला स्टेप है ज्ञान अर्जित करना। दूसरा स्टेप है एकाग्रता। यदि एकाग्रता ना हुई तो हमारा जो अटेंशन की एनर्जी है वो इधर उधर फैलती जाती है। जैसे जैसे दूध को यदि आपने कप में नहीं रखा तो दूध फैल गया तो किसी के काम नहीं आता। दूध को कप में रखना होता है। तो वो एकाग्रता जो है उसका सबसे अच्छा साधन है योग। उसको, उस एकाग्रता को साधना वो आसन से होती है, प्राणायाम से होती है, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान सभी से होती है। इवेंचुअली मनुष्य को समाधि की तरफ ले जाती है। एकाग्रता ऐसी होती है कि कभी कभी एकाग्रता आपकी जो है आपकी जिंदगी भी बचा सकती है। तो कुछ महीने पहले मुझे पता नहीं, मैंने ऋचा को बताया, मैं गाड़ी चला रहा था यहाँ पे एक हाईवे पे, और 70 मील प्रति घंटे, 100 किलोमीटर प्रति वो हाईवे की स्पीड है, तो मैं उसी पे था। गाड़ी चलाते चलाते मुझे ऐसे लगा कि मेरे शोल्डर पे कोई कीड़ा मूव कर रहा है, और ये कर्व्ड हाईवे था, आसपास इतनी कारें। अब मैंने यदि सिर ऐसे किया तो मेरी गाड़ी कहीं भी चली जाएगी, विच इज, तो अब मैंने ऐसे आंख से टेढ़ी करके देखा तो एक मकड़ी थी बड़ी सारी, मेरे बाएं कंधे पे चल रही थी ना। थैंकफुली मुझे मकड़ी ज्यादा पसंद नहीं है, मतलब मैं हेट भी नहीं करता, बट बहुत ज्यादा पसंद नहीं है मकड़ियां, और वो भी कंधे पे, कान के पास कभी भी काट जाए। बट क्या करो, गाड़ी तो चलानी है, और मकड़ी की तरफ ध्यान नहीं दे सकता। तो मुझे अपनी सारी एकाग्रता का इस्तेमाल करना पड़ा गाड़ी को हाईवे पे रखने के लिए। और जब 2-3 मील आगे चले गए तब मकड़ी को ध्यान से, प्यार से बोला गया कि भाई आप अपने रास्ते जाइए। ऐसी एक F-16 जो एयरक्राफ्ट है, उनके पायलट ने भी मुझे ऐसे ही बताया था एक बार, कि जब वो प्लेन को लैंड करते हैं तो वो सब आसपास देखते हैं तो कोई ना कोई डायल गड़बड़ होता है, बट उनका फोकस होता है कि मुझे करना क्या है, और वो है इस प्लेन को लैंड करना। या कोई आपसे कुछ बोल रहा है और वो आपको पसंद नहीं आ रहा, तो आप उसके भीतर जाके सोचें कि ये ऐसे क्यों बोल रहा है, ये इसलिए बोल रहा है क्योंकि ये मुझे नहीं पसंद करते, या इसलिए क्योंकि ये परेशान है। तो वो स्विच करना अपना पर्सपेक्टिव, उसके लिए एकाग्रता चाहिए होती है। उसके लिए बहुत एनर्जी, अटेंशन की एनर्जी चाहिए होती है। स्टूडेंट्स को तो एकाग्रता चाहिए ही होती है लर्न करने के लिए, पर वो एकाग्रता आजकल बड़ी धूमिल होती जा रही है, क्योंकि हम, आप सोचिए, पिछले अपनी लाइफ में 30 साल से हम बेसिकली डिस्ट्रैक्शन की प्रैक्टिस कर रहे हैं सवेरे से रात तक। कोई भी चीज आप जो है दिन में 12 घंटे 30 साल प्रैक्टिस करेंगे तो आप उसमें बहुत पारंगित हो जाएंगे। तो हम जो है पिछले 30 साल से, मैं पिछले 50 साल से सिर्फ डिस्ट्रैक्शन की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो मैं बहुत अच्छा हो गया हूँ डिस्ट्रैक्शन के बारे में। इसीलिए सब घर में मुझे बोलते हैं कि क्या आपने क्या खाया, आपको पता ही नहीं है, क्योंकि आपका दिमाग तो कहीं और था जब आप खा रहे थे, वगैरह वगैरह। तो इसलिए बेसिकली हम बड़े पारंगित हो गए डिस्ट्रैक्शन, और ये दुनिया बहुत अच्छा काम करती है हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। तो इस तो अटेंशन, जो एकाग्रता चाहिए, उसके लिए हमें एफर्ट करना पड़ेगा, और वो आसन से आता है, धारणा, प्राणायाम से आता है, धारणा ध्यान से आता है, प्रेयर से आता है, वो किसी भी चीज में अपने आप को इमर्स करने से आता है। कुछ लोगों की ज्यादा अच्छी होती है एकाग्रता, कुछ लोगों की कम अच्छी होती है। तो वो सेकंड स्टेप है, एकाग्रता। अब रावण जो थे, रावण के पास ज्ञान था, उनके पास एकाग्रता थी, पर फिर भी रावण रावण ही रह गए, वो आगे नहीं गए, क्योंकि उनके पास तीसरी चीज नहीं थी, वो है मनस्थिति। उनकी मनस्थिति फिर भी दूषित थी, ग्रीड में, फियर में, एंगर में, एनवी में, जेलसी में। तो जो तीसरा कंपोनेंट है
ज्ञान और एकाग्रता के बाद मनस्थिति को अपनी बनाना, वो तीसरा बहुत जरूरी है। क्योंकि आप यदि किसी को देखें, राम या कृष्ण या साईं बाबा या कोई भी गुरु जो पहुंचे हुए हैं, वो तीनों होते हैं। उनमें उनमें एकाग्रता होती है, उनमें ज्ञान ज्ञान होता है, एकाग्रता होती है और मनस्थिति होती है। तो ये मनस्थिति के कुछ आइडियाज, वो मनस्थिति डिपेंड करती है कि आपका जिंदगी में रोल क्या है। हमारे लिए जो हम मनुष्य हैं, मनस्थिति के 4 मेन कंपोनेंट्स मैं देखता हूँ। मम्मी जी सबको 4 से विभाजित करती हैं, इसलिए मैंने कहा मैं भी 4 बोलूं। वैसे मैं 5 बोलना चाहता हूँ, पर 4 ही बोलूंगा। तो पहला जो है मनस्थिति का, वो है कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। कि ये कृतज्ञताहीन भावना वाली नहीं है ग्रैटिट्यूड। ये कृतज्ञता ऐसी है कि आप जस्ट, जैसे अभी ऋचा जी ने बोला कि इज्जत के साथ नाम ले रहा हूँ आपका, ऋचा जी। तो जैसे बी और फ्लावर का इंटरेक्शन होता है कि दोनों एक दूसरे से जो है फायदा ले रहे हैं, तो वो कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। तो वो ग्रैटिट्यूड के बिना जो है बेसिकली आप जिंदगी को एंजॉय कर ही नहीं सकते। क्योंकि हमारा चक्कर क्या है, हमारा मन हमेशा भूखा रहता है। इट इज ऑलमोस्ट लाइक, जैसे हमारा मन क्यों भूखा रहता है? आपने आपके पास एक रेडियो है, मान लीजिए, जो AA बैटरी से चलता है, पर आप उस रेडियो को इलेक्ट्रिसिटी से, विद्युत से चलाना चाह रहे हैं, तो वो नहीं चल पाएगा। रेडियो सेटिस्फाइड नहीं होगा, क्योंकि उस रेडियो को AA बैटरी चाहिए। तो वो हमारा जो मन है, वो ईश्वर की कामना से और ईश्वर की आराधना से सेटिस्फाई हो सकता है, पर वो सीख करता है मिठाई, मैं भी लड्डू, पैसा, शोहरत वगैरह वगैरह, उससे कभी सेटिस्फाई हो ही नहीं सकता। क्योंकि मन जो है सटल है, जो अब मन सीख कर रहा है वो सब ग्रॉस है। सटल को सटल से ही सेटिस्फाई किया जा सकता है, और या उससे भी सटलर जो कि है, जो हमारी आत्मा को तृप्त करे, वो है हम ईश्वर की तरफ जाएं। तो इसलिए कृतज्ञता जो है, ग्रैटिट्यूड, विच इज नॉट कंडीशनल कि हमें क्या मिला। जैसे यहाँ पे कई बार मैं बात करता हूँ, एक मैथ्यू हेनरी थे, उनको एक बार लूट लिया गया, लुटेरों ने लूटा उनको। तो उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, हो मैं कितना कृतज्ञ हूं कि मुझे जिंदगी में पहली बार लूटा गया, आज तक कभी नहीं लूटा गया। आपके किसी के घर चोरी हुई होगी कभी, क्या आपने ऐसा सोचा जब चोरी हुई, अरे वाह कितना अच्छा है कि जिंदगी में पहली बार चोरी हो रही है, आज तक कभी चोरी हुई नहीं, कितनी खुशी की बात है। तो वो है कृतज्ञता, वो है कि आप मुश्किल परिस्थिति में भी आप एंकर्ड हो अपनी वैल्यूज में। दूसरा है प्रिंसिपल। सो अभी तक क्या है, मन जो है हमारा भरा हुआ है, क्योंकि मन में एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है, और हम उसको क्लियर कर रहे हैं 3 स्टेप्स से, ज्ञान, एकाग्रता और मनस्थिति। तो हम मनस्थिति पे हैं, और हम ज्ञान अर्जुन के पास नहीं था, उनके पास एकाग्रता और मनस्थिति थी, तो ज्ञान मिला तो अर्जुन कंप्लीट हुए। रावण के पास ज्ञान था और एकाग्रता थी, पर मनस्थिति नहीं थी, तो इसलिए उनको वो चाहिए था। और अब हम मनस्थिति के 4 कंपोनेंट्स देख रहे हैं। पहला है कृतज्ञता, दूसरा है करुणा। करुणा में आपको बेसिकली जैसे जैसे आपको आभास होता है कि दुनिया में सभी सफर कर रहे हैं। जैसे मेरा एक मरीज मेरे पास आके बोलता है कि मैं तो बैठा हुआ बाहर इतना परेशान हूँ, सब लोग आसपास तो मेरे इतने अच्छे खुश दिख रहे हैं। मैंने कहा आपके पहले वाला जो आया था ना मरीज, वो भी यही बोल रहा था कि वो परेशान है पर सब खुश दिख रहे हैं, और आपसे अगला वाला भी वही बोलेगा कि वो परेशान है, सब खुश दिख रहे हैं। तो अब जब सभी ऐसा सोच रहे हैं, तो फिर कौन नहीं परेशान? तो हर एक मनुष्य परेशान है, क्योंकि हर एक मनुष्य जो है, हम बाय डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है, क्योंकि हम मनुष्य हैं। और मोस्टली मनुष्य जो है, ये उनको अवेयरनेस नहीं है कि उनके मन की जो भूख है वो ईश्वर की प्राप्ति से पूरी होगी।
तो वो गलत दिशा में अपने सारे एफर्ट्स लगा रहे हैं, तो उनको शांति नहीं मिल रही। मेहनत तो बहुत हो रही है पर शांति नहीं मिल रही, और इसलिए छोटी छोटी लड़ाइयों में फंसे हुए हैं। तो जब आपको वो अवेयरनेस हो जाती है तो आप में करुणा आ जाती है। तीसरा जो है समत्वम। तीसरा लीजिए माफी। क्योंकि आप जैसे बहुत सारे अच्छे एसी एनवायरनमेंट में बैठे हैं, तो आप बताइए, आप सवेरे से शाम तक बिल्कुल परफेक्ट टेम्परेचर एनवायरनमेंट में बैठे हुए हों, और अगले दिन आप नहाने के पहले क्या वही बनियान पहनेंगे जो आपने कल पहनी थी? नहीं। अच्छे से अच्छा एनवायरनमेंट हो, बनियान गंदी हो ही जाती है। सिमिलरली, आप कितने भी अच्छे इंसान के साथ रह रहे हो, आपको उनमें खामियां और उनको आप में खामियां दिखेंगी ही, तकरार होगी ही। चंद्रमा को आप यदि अपनी आंखों से देखें, बड़ा सुंदर दिखता है। एक दूरबीन लगा के देखिए और आपको सारे स्कार्स दिखने शुरू हो जाएंगे। इसी तरह से जितना हम लोगों को जानना शुरू कर देते हैं, उनमें इम्परफेक्शंस और स्कार दिखना शुरू हो जाते हैं। दैट्स कॉल्ड बाइनोकुलर इफेक्ट। वो बेसिकली इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। तो अब ये सवाल ये है कि चंद्रमा के जो स्कार्स हैं, वो चंद्रमा की गलती है, या चंद्रमा के ऊपर इतने सारे पत्थर गिरे, एस्टेरॉइड्स गिरे, उस कारण स्कार्स हैं? इसीलिए हमारे जो प्यारे लोग हैं, दोस्त हैं, उनके जो इम्परफेक्शंस हैं, उनकी गलती नहीं है। ये सारे स्कार्स हैं उनकी लाइफ के, प्रोबेबली प्रीवियस लाइफ के। तो इस आभास से कि हम सब स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको माफी की भावना आती है। और चौथा जो है वो है समत्वम। समत्वम, जो कि यदि मुझे गीता को एक अक्षर में बोलना है तो वो शब्द है समत्वम। वो अगेन उस आभास से आता है कि जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं चाह रहा हूँ, क्या वो सही है, क्या वो इम्पोर्टेंट है? एक बार मैंने लिखा था कि why should I edit the script that I cannot even read? जो मेरी जिंदगी की लेखनी है, यदि मेरा जो जिंदगी का उपन्यास है वो मैं पढ़ ही नहीं सकता, तो मैं उसको एडिट क्यों कर रहा हूँ? कभी आपने ऐसा देखा कि कोई किताब आपने मान लीजिए कोई किताब ऐसी लिपि में लिखी है जो लिपि आपको समझ में नहीं आती, कोई इजिप्शियन लिपि में है, तो क्या आप उस किताब को एडिट करेंगे? आप नहीं करेंगे, क्योंकि आप पढ़ ही नहीं सकते। हमारी जिंदगी की किताब वैसी ही है। मुझे तो नहीं पता मेरी किताब के में क्या पन्ने, अगला पन्ना क्या आएगा, तो मैं क्यों एडिट करूं? और मुझे सही भी नहीं पता कि सही क्या है। मुझे नहीं पता कौन सी दाल सबसे अच्छी है, कौन सा फ्रूट सबसे अच्छा है। मुझे नहीं पता कि नॉर्थ जाना चाहिए कि साउथ। तो इसीलिए जब वो सब दिमाग में आ जाता है, देन यू फ्लो विथ लाइफ। और लॉसेस को कुछ लोग हम लोग सोचते हैं, कुछ लोग को हम लोग जल्दी लूज कर लेते हैं लाइफ में। तो मैं ये देखता हूँ कि हर एक जो है, जब आप एलिवेटर लेते हो तो कोई लोग तो चौथे फ्लोर पे निकल जाते हैं, कोई 17वें फ्लोर तक जाते हैं। हर एक का अपना फ्लोर है। क्या फायदा ये डिसाइड करना किसका पहले आया, किसका बाद में आया? तो वो अवेयरनेस से समत्वम आ जाती है। तो ये 4 प्रिंसिपल्स हैं: कृतज्ञता, करुणा, माफी और समत्वम। जब ये 4 प्रिंसिपल्स दिमाग में डीप घुस जाते हैं, वो डीप ऐसे नहीं कि आपने जो है क्या बोलते हैं, शक्कर पारा लिया और चाशनी से हटा दिया। वो डीप ऐसे कि आपने शक्कर पारा लिया और चाशनी में छोड़ दिया 2 घंटे, तब वो शक्कर पारे में चाशनी डीप तक चली जाती है। जैसे आपने कभी गुलाब जामुन खाया होगा, गुलाब जामुन यदि बहुत अच्छा ना बने तो अंदर गुठली रह जाती है, क्योंकि वो उसके अंदर तक रस नहीं गया। जब उसके अंदर तक रस जाता है, उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, समय लगता है। तो जब वो डीप अवेयरनेस हो जाती है, तो जो है मन अपने आप साफ होना शुरू हो जाता है। रोज आपका मन क्लियर होना शुरू हो जाता है। और जब आपका मन इतना क्लियर हो जाता है कि आपका मन रहता ही नहीं है, ऐसे मन में राम बसते हैं। यदि राम जी को बसना हो, बोलेंगे ये साफ स्वच्छ मन है जिसमें मैं आके रहना चाहूंगा। यदि वो स्थिति हमारी इस लाइफ में एक पल को भी हो जाए, तो आई थिंक हमारा जीवन सार्थक है। तो ये मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था,
थोड़ा साइंटिफिक, थोड़ी स्टोरीज, थोड़ा बकवास, कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिकली कि तीन बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या तीन स्किल्स हैं। आप कोई भी फिलॉसफी देख लीजिए, कोई भी पोएम देख लीजिए, कोई भी साइकोथेरेपी देख लीजिए, ये तीन मेन चीज आती है। आदमी को ज्ञान चाहिए, आदमी को एकाग्रता चाहिए, आदमी को मनस्थिति चाहिए। ये दैट इज a combination of every principle that I have read so far। और मैं कुछ भी नया पढ़ता हूँ तो मैं उसी पर्सपेक्टिव में डालने की कोशिश करता हूँ। मुझे कई साल से कुछ ऐसा नया मिला नहीं जो कि इन तीन चीज को, तो क्योंकि बड़ी सारी ब्रांचेस हैं, कंफ्यूज करती है, तो हम कोशिश करते हैं कि वहां से पकड़े जहाँ पेड़ का तना हो। पेड़ का तना पकड़ लिया तो सब ब्रांचेस अपने आप ही ठीक हो जाती है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे मोनोलॉग को सहन किया, और थैंक यू फॉर एवरीथिंग। अमित, ऐसा लगता है कि आप बोलते ही रहो, बोलते ही रहो। मैं एक और लड्डू खा के आऊंगा फिर। एनर्जी हम चाहिए। सब सबसे बहुत कुछ रिलेट करते हैं, और अब हाउस ओपन है, और आप लोग अमित से जो भी अपनी कुछ भी पूछना चाहते हैं और उनको सुनना चाहते हैं, तो आप अपना क्वेश्चन कीजिए। ज्योत्सना जी आ गई हैं, ज्योत्सना जी दिख रही हैं, ठीक लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं। अच्छी बात हो रही है, बहुत अरे हाँ, ज्योत्सना जी का आना तो कल कोरोना हो गया है भाई मुझे, अभी तो कल रिपोर्ट में आया है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक हो जाएगा, ठीक तो होना ही है, जल्दी ठीक ठीक तो होगा, होना ही है, सवाल ही नहीं उठता। जल्दी आज हमारे ठीक साथ होगे। ठीक तो हो गए ही, पर और भी जल्दी ठीक हो गए। और देखो जी, आप लोगों का साथ है ना। कितनी हिम्मत है कि ऊपर आ गई हो। हाँ, हमारे साथ आज काफी लोग जुड़े हुए हैं। कांता अरोरा आंटी नजर आ रही है। चलिए वो सब से हम बाद में करेंगे, पहले हम टॉपिक पे रहते हैं। और अमित से आप लोग जो कुछ भी और एक मेरा प्रश्न। जी जी जरूर। मेरा प्रश्न एक है ना जी। हाँ, मैं कह रहा कि ये जो अमित जी ने तीन चीज बताई ये बिल्कुल सही है, और इन्हें बताया कंफ्यूजन भी बहुत होता है ना। तो अब जैसे हमारी लाइफ तो जैसे है वो लगभग उनको मालूम ही है, तो हमें कौन सी चीज, जैसे उन्होंने बताया कि योग अगर आप करते हैं तो उस ओर जा रहे हैं, है ना। पर इसके बाद भी हमें अपने जीवन में ऐसी कौन सी चीज को ज्यादा पकड़ के रखना चाहिए जो हमें उस योग की ओर या उस और भी लेके जाए। बस ये प्रश्न। हाँ, तो मेरे ख्याल से आपका बहुत अच्छा सवाल है, और मैं आपको जानता हूँ और आपकी बहुत तारीफ होती है किशोर जी की कि आपकी जिंदगी, आप बहुत अच्छे धर्म परायण जिंदगी को जी रहे हैं। तो आप डिजर्व करते हैं, आप अल्टीमेट तक जाएं, चोटी तक पहुंचे। तो उसमें जो है मेरे ख्याल से ज्ञान और एकाग्रता दोनों सपोर्टिव हैं। उनका मेन पर्पस है आपको उस स्थिति तक ले जाना जिसमें आप के दिल में हर प्राणी के प्रति करुणा भाव हो। क्योंकि आप यदि सोचें कि एक ईश्वर जिन्होंने हमें बनाया है, क्या वो सिर्फ आप ही को प्यार करेंगे या मुझे ही प्यार करेंगे या किसी चूहे को प्यार नहीं करेंगे, वो सबको प्यार करेंगे। तो यदि एक चीज आपको पकड़नी है वो है करुणा भाव सबके लिए। हमेशा मुश्किल होता है, जो हमारी प्रेज करता है उसके लिए करुणा भाव होता है, जो हमसे गुस्सा होता है उसके लिए नहीं होता, जो हमारी कान में डेंट मार जाता है उसके लिए करुणा भाव नहीं होता, यदि सवेरे पराठे में नमक नहीं डाला तो करुणा भाव नहीं आता कभी कभी। तो वो हमारा रिएक्टिव ब्रेन है, और स्वयं के लिए भी करुणा भाव चाहिए कि आपका यदि रिएक्टिव ब्रेन कभी आपके अगेंस्ट बोले, आपकी वैल्यूज के अगेंस्ट, तो आप उसको रुकिए, बोलिए अरे क्या बेवकूफ, कहाँ चल दिया मेरा ब्रेन, वापस आ जाओ। तो एक चीज यदि पकड़नी है वो है करुणा भाव, उससे सारे सूत्र खुल जाते हैं। बट ये वहां तक पहुंचने के लिए ये तीनों को बैलेंस करना है, ज्ञान, एकाग्रता और मनस्थिति, तीनों चाहिए। पर करुणा भाव बहुत जरूरी है। यदि आपके सुपुत्र पूछते हैं इस वक्त तो मैं एकाग्रता बोलता, क्योंकि बच्चों में एकाग्रता बहुत ज्यादा जरूरी है।
वो बहुत कमजोर है आजकल के बच्चों में। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके सूत्र में एकाग्रता कम है, पर जैसी दुनिया है, जैसी स्मार्टफोन और ये इस पद्धति ने, यहाँ की जो सिलिकॉन वैली के, एक आध बार मैंने वहां जाके बोला है तो मैंने उन लोगों की काफी बुराई की उनके सामने कि आप लोग ऐसी एप्स, ऐसे गैजेट्स बना रहे हो जो हमारे बच्चों के दिमाग को बस बिल्कुल खराब कर रही है, बहुत ही टॉक्सिक है। तो बच्चों में एकाग्रता और आप में करुणा। अच्छा अमित, मैं भी पूछती हूँ कि एकाग्रता के लिए कुछ आप मतलब बताइए कि किस तरह से मन को एकाग्र किया जा सके। वो काफी मुश्किल होता है एकाग्रता के लिए। तो हाँ जी, तो बेसिकली वो बोलते हैं ना कि डू एज आई से नॉट एज आई लिव। तो मैं जो आपसे शेयर करूंगा वो 100% मैं खुद नहीं कर पाता हूँ, बट फिर भी क्योंकि आप पूछ रही हैं इसलिए मैं शेयर करता हूँ। तो कुछ तो हमारी बड़ी स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस हैं, जैसे मॉर्निंग ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस है कि बिस्तर से निकलने के पहले 3 से 5 लोगों का ख्याल करिए जो आपको, जिसके प्रति आप कृतज्ञ हैं, और उनकी अपनी ग्रेटिट्यूड भेजिए या प्रेयर करिए। ब्रीदिंग बेस्ड प्रैक्टिसेस हैं, प्राणायाम ऑब्वियसली, पर और भी डिफरेंट ब्रीदिंग बेस्ड प्रैक्टिसेस, त्राटक प्रैक्टिसेस हैं। ये सारी स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस हैं। आई थिंक उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है डेली जीवन जो आप यापन कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिसेस आप 5 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा कर सकते हैं, पर जिससे आप बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, क्या उस पर आप ध्यान दे पा रहे हैं बिना जजमेंट के? क्या आप, जैसे मान लीजिए आप और संध्या दीदी बात कर रहे हैं और संध्या दीदी कोई ऐसी पुरानी कहानी बता रही है जो आपने 50 बार सुनी है, क्या आप सुन पा रहे हैं बिना इरिटेट होके, बिना इम्पेशेंट हुए? इंटरप्ट कर रहे हैं? तो सुनना एक बहुत बड़ी कला है, और आप कानों से ही मत सुनिए, अपने आंखों से सुनिए। जो बोल रहा है उसको आप अपने कंपैशन भेजिए, काइंडनेस भेजिए। तो सुनना, उसके बाद दिन भर में जो है डीपर देखना। अब जैसे यहाँ पे अभी मैं बाहर गया, स्नो इतनी है यहाँ पे बहुत ठंडा है और बहुत स्नो है, तो मैंने कहा स्नो तो वो पानी है जो हम समर में पिएंगे, तो स्नो के पीछे पानी देखिए। तो वो आप थ्रू आउट द डे, यदि आप अपने अराउंड नेचर से, जो हमारे पुराने जैसे कबीर और सूर कह गए ना, उन्होंने जो कविताएं लिखी हैं, जो दोहे लिखे हैं, वो सब उन्होंने कभी बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, अब ये किन्होंने लिखी, आई होप ये मैं मिसकोट नहीं कर रहा, बिल्कुल ठीक है। तो वो जो है उन्होंने अपने अराउंड जो है देखा डिटेल्स, उसी को उन्होंने लेसन्स बना दिए। तो ऐसे आप लेसन्स कलेक्ट करिए थ्रू आउट द डे। तो उस मोड में रहिए आप कि मैं कॉन्स्टेंटली जो है एक स्टूडेंट हूँ जो कि अपनी जिंदगी में ज्ञान अर्जित करके, एकाग्रता अर्जित करके अपनी मनस्थिति को सुधारती जा रही हूँ। तो जब आपका वो कमिटमेंट होगा, एंड वो आपका दिन का बैकग्राउंड है, जैसे आप ब्रीदिंग करते हैं ना, ब्रीदिंग बैकग्राउंड है शरीर का। आप ये तो नहीं सोचते मुझे ब्रीथ करने है कि नहीं, भूल गई, चलो सांस ले लेती हूँ। ब्रीदिंग अपने आप होती रहती है। सिमिलरली जैसे आप 2 साल के थे तो आई एम श्योर आप लड़ते थे मम्मी जी से ब्रश करने के लिए सवेरे। मैं तो था नहीं उस टाइम, पर अब आप नहीं लड़ते, आप सवेरे उठते हो, सीधे जाके ब्रश करते हो, हैबिट बन गई है। सिमिलरली ये एकाग्रता की और मनस्थिति की या स्वयं पे काम करने की एक हैबिट बन जाती है कुछ समय के बाद। तो आप फिर वैसे ही हो जाते हो, आप जो भी कर रहे हो। जैसे ट्रेन है ना, आप ट्रेन में जा रहे होते हो, आप कभी तो फर्स्ट क्लास में हो, कभी आप पेंट्री में चले गए, कभी चले गए कहीं ट्रेन में विचरण कर रहे हो, पांव फैला रहे हो, पर ट्रेन तो चल ही रही है ना पटरी पे। 2 चीज हो रही हैं, आप किस कोच में हो, पर ट्रेन पटरी पे चल रही होती है। तो वो जो ट्रेन पटरी पे चल रही है, जिंदगी में 2 चीजें हो रही हैं आपके। एक तो आप बैंक ऑफिसर थे, आप मदर हो, आप ग्रैंड मदर हो, आप ये सारे रोल्स, वाइफ हो, सिस्टर हो,
डॉटर हो, ये सारे रोल्स हैं। डीपर रियलिटी है कि आप एक स्पिरिचुअल बीइंग बनते जा रहे हो। उस डीपर रियलिटी में अपने आप को एंकर करके यदि आप जिएंगे पूरा दिन, तो वो सुपरफिशियल जो लाइफ है वो बड़ी आसान हो जाती है। जी उसके लिए मेरा मैं कुछ पूछना चाह रही थी। जी मेरा भी क्वेश्चन है। हाँ जी जी अमित जी, मेरे को मन स्थिति के बारे में पूछना है थोड़ा। क्या होता है कि जैसे कभी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि हम सब जानते हुए भी हमारी मन स्थिति ऐसी हो जाती है कि शायद हमें उस प्राणी के प्रति करुणा नहीं रह जाती है ना। तो और वो शायद वो मन स्थिति हमारे लिए घातक होती है कि हम डाउन नीचे हो रहे हैं। तो हम उस मन स्थिति को कैसे सही करें, उसकी थोड़ी टिप्स दीजिए तो ऊपर तक पहुंचाने में। जी प्रिवेंशन तो बेस्ट होता है। एक बार यदि उसमें फंस गए भंवर में कि ये बेकार है, एक बार उस भंवर में फंस गए तो फिर वो भंवर ऐसा है कि वो लपेटता जाता है, फिर आप गिरते हो, फिर दर्द होता है और फिर आप उठते हो। तो मैं तो हमेशा उस सॉकर गेम की, जैसे फुटबॉल होता है ना, जब आप फुटबॉल खेल रहे होते हो और मान लो आप बॉल को लेके आगे जा रहे हो, तो बड़े डिफेंडर्स होते हैं जो आपको ब्लॉक करेंगे। तो या तो आप उन डिफेंडर से जूझने में लग जाओ, या बॉल को डॉज करके इधर उधर अपने उसको पास करो, फिर उधर पास करो डॉज करके, क्योंकि आपका गंतव्य क्या है? आपका गंतव्य है गोल तक बॉल पहुंचाना। आपका गंतव्य उससे जूझना नहीं है। तो ये जो सारे लोग जिंदगी में आपको परेशान करते हैं, वो आपको उलझा रहे हैं और गंतव्य कुछ और है। तो जब आप जिंदगी को समेटेंगे और ईश्वर के पास पहुंचे, तो वो पूछेंगे, भाई मैंने मंजुला जी आपको अच्छा मन दिया, अच्छा शरीर दिया, एनवायरनमेंट दिया, पैसे दिए, आपने क्या किया? तो नहीं, वो शुक्ला जी से लड़ाई हो गई और बस उसी चक्कर में मैं सब भूल गई। तो भगवान जी बोलेंगे नेक्स्ट। वो आपकी चॉइस, आपकी वो गई, अब नेक्स्ट को बुलाओ जी। अब आपको फिर मिलेगा मौका कुछ योनियों के बाद। तो मैं पर्सनली वो नहीं चाहता कि ऐसा हो। मैं चाहता हूं कि मैं अपना मुंह सीधा करके बोल सकूं कि भाई मैंने जितना कर सकता था किया, मुझे और मौका दीजिए। तो वो जब माइंडसेट आ जाए मन में, क्लैरिटी हो कि मुझे मेरा गंतव्य क्या है, तब आप ऐसे छोटे उसमें नहीं फंसेंगे। और मैं आपका सवाल डायरेक्टली नहीं जवाब दे रहा कि जब फंस गए तब क्या करो। जब फंस गए तो फिर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम रिकवर करो, कंपैशन के साथ, वही कृतज्ञता के साथ, करुणा के साथ। एक शब्द जो मैं कई बार यूज करता हूँ, रोज यूज करता हूँ एक्चुअली, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे एपीआई। एपीआई का मतलब होता है एज्यूम पॉजिटिव इंटेंट। तो एज्यूम पॉजिटिव इंटेंट का मतलब है कि जो सामने वाला है काफी बेवकूफ है, इसको अकल नहीं है बोलने की, काम करने की, पर वो जितना कर सकता है बेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, उसकी इंटेंशन अच्छी है। तो अब जैसे एक बार आज से 20 साल पहले मैंने एक अपने घर पे वो मिक्की हुआ करता था डॉग, उसकी टेल पे पांव रख दिया, उसने पलट के मेरा हाथ काट लिया। तो अब मैं उसको कैसे ब्लेम करूं? वो तो रिएक्ट कर रहा था क्योंकि वो उसकी टेंडेंसी है। तो आप यदि एस्यूम पॉजिटिव इंटेंट करें तो बड़ा आसान होता है रिकवर करने का। और दूसरा, आप ये सोचे कि मैं यदि अपने ईश्वर के साथ पास पहुंचूंगी तो क्या मैं ये एक्सक्यूज दे सकती हूँ? कभी कभी ऐसा भी होता है, ये सोचना कि ये दिन है जो मेरा, बस मेरे पास एक ही दिन बचा है इस लाइफ में, मुझे इसको जितना अच्छा हो सकता है जीना। गांधी जी ने क्यों हे राम बोला लास्ट मोमेंट पे? क्योंकि वो हमेशा हे राम ही बोलते रहते थे अपने मन में। तो आप बोलें कि मेरे पास यही दिन है, इसी दिन में मैं बेस्ट करने की कोशिश करूंगी। तो जो है, आप यहाँ पे कभी कभी हम बोलते हैं कि डू नॉट गेट इनटू द मड विद द पिग, यू बोथ विल गेट डर्टी एंड द पिग विल लव इट। तो बेसिकली जो है
जो आपको परेशान करे, उस अपने आप को बचाते हुए उसके प्रति करुणा रखिए और अपने लाइफ का स्पिरिचुअल गोल बहुत क्लियर रखिए। और मुझे आप, कुछ कहना, हाँ जी, मुझे मेरे दिमाग में भी एक सवाल चल रहा है। मैं 4 महीने की सिचुएशन को लेके आपसे एक सवाल मैंने पूछना चाहती हूँ कि 4 महीने से मैं, जैसे एक डॉगी है, प्रेग्नेंट थी तब से मैं उसको देख रही हूँ, उसको संभाल रही हूँ। उसके बच्चे हो गए, बच्चों को देख रही हूँ, लेकिन वो मेरे आँखों के सामने एक-एक करके मरते गए। उसके बाद 2-3 बच्चे बचे हुए थे, 3 महीने तक वो रहे। उसके बाद उसमें से भी एक चला गया। एक इंजर्ड हुआ, मैं घर लेके आ गई। तो मुझे इस सिचुएशन को देख के ऐसे लग रहा है कि क्या हम नेचर के खिलाफ तो नहीं जा रहे? उनको अपने हाल पे जैसे छोड़ देना चाहिए। जैसे ज़्यादा उनके इसमें अपन जा रहे हैं कि उनको सँभालने की कोशिश, उनको बच तो नहीं रहे हैं। एक जैसे एक को तो लेके आई, वो घर पे है, लेकिन बाकी मेरे आँखों के सामने एक-एक करके चले जाते जा रहे हैं। तो क्या हम इस नेचर के खिलाफ तो नहीं जा रहे? देखिए ऐसा है कि इसका जवाब जो भी मैं थोड़ा सा पहले बोल रहा था कि अ, मुझे बेसिकली कन्विंसिंगली कुछ भी जवाब देना, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि नेचर का डायरेक्शन क्या है। मुझे नेचर की लेखनी मैं नहीं पढ़ सकता, पर मुझे ये पता है कि मुझे अपने सामने किसी कुत्ते के बच्चे के लिए क्या करना है। आप जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स सोचेंगे नेचर का, उतना ही कंफ्यूजिंग होगा। आप ये सोचिए कि अभी का सत्य क्या है, कि मैं अभी का सत्य ये है कि मुझे इस बच्चे का ख्याल करना है, मुझे वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, मैं उसी को पूरा करूंगी। बाकी इस बच्चे ने यदि यू टर्न मार लिया और यू टर्न मार के मे भी उसने डिसाइड किया कि यार ये मैं डॉग का बच्चा बन के आया हूँ, पर मुझे तो ह्यूमंस का खाना ज्यादा चटकारे वाला लग रहा है, तो चलो मैं अगले वापस जाता हूँ, अगले जन्म में आऊंगा और ह्यूमन बन के आऊंगा। तो सिंपल रखिए इतना, क्योंकि हमें समझ में ही नहीं आता कि नेचर चाहता क्या है इवेंचुअली। आप जो है, अगेन हम लोग कभी कभी कोशिश करते हैं दूसरे का काम करना या दूसरे को जज करना। आपका काम उस मोमेंट पे है उस बच्चे का ख्याल करना, और बस वही। दुनिया में आप देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अराउंड वर्ल्ड वॉर हो रही थी, पर अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है अपनी रिलेटिविटी थ्योरी पे काम कर रहे थे। हमारे देश में देखिए, विदाउट गोइंग पॉलिटिकल, बट इतना कुछ चल रहा होता है पॉलिटिकल, बट लीडर्स को फोकस करना होता है कि कैसे देश का ख्याल। तो बहुत जरूरी, अब फिलहाल हेडलाइन न्यूज इतनी बेकार, रोज फालतू की न्यूज आती है और वो आपको परेशान कर सकती है, पर आप सोचिए नहीं मेरा काम क्या है आज, सिर्फ आप अपना काम करिए। उससे ज्यादा बड़ा कॉम्प्लेक्स है, बहुत मुश्किल है समझना, और हमारा मन, हमारी सोच समझ बहुत छोटी है, और हम लोग सिर्फ प्रे कर सकते हैं कि हमें सद्बुद्धि मिले कि हम सही चीज करें। और जहां तक हो सके आपको जो है, आपको अपनी करुणा के लिए कभी भी नेचर पनिश नहीं करेगा, आपकी निष्ठुरता के लिए जरूर पनिश कर सकता है। इसलिए करुणा और निष्ठुरता में करुणा हमेशा सही होगी। थैंक यू सर, थैंक यू।